बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर का टॉपिक है सरमायाकारी के मयारी सतह का तयन, ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज़ द लेवल, व्हाट इज़ द बेस्ट और द ऑप्टिमम लेवल ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर सरमायाकारी की सतह का तयन किया जा सकता है। It is the difficult point to understand about the optimum level of the investment, because जो इन्वेस्टर होता है, जो आजिर होता है, वो सरमायाकारी करते वक्त कई सारे गैर यकीनी हालात का सामना कर रहा होता है। इसीलिए आजिर या इन्वेस्टर के बारे में कहा जाता है, एंटरप्रेन्योर के बारे में कहा जाता है कि एंटरप्रेन्योर डील्स विद फ्यू नोन्स एंड मैनी अननोन्स, यानी उसको थोड़े से हालात के बारे में सरमायाकारी करते वक्त उन हालात का उसको अंदाज़ा होता है, और बहुत से गैर यकीनी हालात होते हैं जिनके बारे में वो पहले से अंदाज़ा नहीं कर सकता, जिनके बारे में वो पहले से फोरकास्ट नहीं कर सकता। मसलन उसे ये तो पता है कि मशीनों की सप्लाई प्राइस क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, जिसके बाद वो डिसाइड करेगा व्हाट विल बी द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बारे में, मुस्तकबिल के बारे में वो कुछ भी फोरकास्ट नहीं कर सकता। उसको ये नहीं पता कि अगर वो एक मशीन इस्तेमाल कर रहा है, वो है तो उसकी अगर फ़र्ज़ करें 5 साल की मुद्दत है, लेकिन हो सकता है कि वो 2 साल के अरसे में ख़राब हो जाती है ना। उसको ये पता होता है कि आने वाले हालात में पॉलिसियों के अंदर क्या तब्दीलियाँ आने वाली हैं। तो बहुत सी अनसर्टेनिटीज़ होते हैं, बहुत से गैर यकीनी हालात होते हैं मुस्तकबिल के बारे में, जिसके बारे में आजिर को अंदाज़ा नहीं होता। उसको हुकूमत की पॉलिसियाँ, चेंज इन द गवर्नमेंट्स पॉलिसीज़, या चेंजेस इन द टैक्स रेट, या चेंजेस इन द लेवल ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, या चेंजेस इन द लेवल ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड, या लाइकिंग और द डिसलाइकिंग ऑफ द कंज्यूमर, सार्फिन की पसंद व नापसंद, आदात, रस्म व रिवाज, तकनीकी तरक्की में तब्दीलियाँ, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, या और भी कई किस्म के अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, गैर यकीनी हालात होती हैं जिनका सामना फर्म को करना पड़ रहा होता है। तो सरमायाकारी के मेयारी सतह का तयन किस नुक्ते के ऊपर होता है? अभी जब हम पिछले टॉपिक में पढ़ रहे थे द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द इन्वेस्टमेंट, तो हमने कहा था बेसिकली देयर आर 2 डिटर्मिनेंट्स विच डिटर्मिन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हमने ये पढ़ा था कि 2 मुअय्यनात होते हैं जो कि सरमायाकारी की सतह को मुतय्यन कर रहे होते हैं। तो वहीं से हम कह सकते हैं कि दोज 2 फैक्टर्स आर बेसिकली द पॉइंट्स वेयर द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट विल बी डिटर्मिन्ड। यही इस चीज़ का तयन करते हैं कि सरमायाकारी की मेयारी सतह का तयन किस नुक्ते के ऊपर होगा। वो क्या थे? शरह सूद और सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम। Those 2 factors were rate of interest and marginal efficiency of capital. And if we we will remember that the rate of interest will remain same within a specific time period. ठीक है, कि शरह सूद जो है वो एक ख़ास अरसा वक्त के अंदर मुतय्यन रह रही होती है। और दूसरा फैक्टर था मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम, हमने कहा था कि जैसे जैसे सरमायाकारी में इजाफा होता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल डिक्रीज़ हो रही होती है या कम हो रही होती है। दिस रिलेशन कैन बी अंडरस्टूड विद द टेबल गिवन। आप देखें, इस टेबल के अंदर 3 कॉलम्स हैं: सरमायाकारी का हुजम, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या सरमाए की मुख्ततम इस्तेदाद, शरह सूद या रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये देख रहे हैं कि सरमायाकारी की सतह जो है वो कम होती चली जा रही है। ठीक है, कि जो अगर हम इसको ऑपोजिट करके भी देख सकते हैं कि लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जा रहा है,
10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 30 करोड़ है, 40 करोड़ है, और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल जो है वो कम होती चली जा रही है। और इसी तरह वाइस वर्सा हम इसको कमी करके भी देख सकते हैं, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल के अंदर। और रेट ऑफ इंटरेस्ट या शरह सूद बरकरार रह रही होती है, 1 साल के अरसे में नहीं तब्दील हो रही होती। तो what is the optimum level of investment? The optimum level of the investment is जहाँ पर सरमायाकारी 30 करोड़ रुपए के बराबर है, यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी 12% है, और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 12% है। तो what is the optimum level of investment? What will be the optimum point for the level of investment? The optimum point for the level of investment will be where the marginal efficiency of capital will be equal to the rate of interest, जहाँ सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम बराबर हो जाती हैं शरह सूद के। ठीक है, डायग्रामेटिकली अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करना चाहते हैं, हम अगर डायग्राम बनाकर देखना चाहते हैं, हम देखेंगे, आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें। एक्स एक्सिस के ऊपर सरमायाकारी है या इन्वेस्टमेंट, और वाई एक्सिस के ऊपर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आप देख सकते हैं, वी हैव ड्रॉन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व, ये पिछले टॉपिक में भी हमने ड्रॉ किया था, एंड दिस कर्व इज़ नेगेटिवली स्लोप्ड, रिप्रेजेंटिंग द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट। जैसे जैसे सरमायाकारी की शरह बढ़ती चली जा रही है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती चली जा रही है। ये 12% के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट का कर्व है। ठीक है, तो ई पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम हुआ, तवाज़ुनी नुक्ता है सरमायाकारी के लिए, नुक्ता ई के ऊपर, जहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व गिरते गिरते बराबर हो जाता है 12% शरह सूद के ऊपर। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम या ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर कभी चेंजेस आ जाती हैं, अगर कभी तब्दीली आ जाती है, फ़र्ज़ करें शरह सूद कम या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, फ़र्ज़ करें कि शरह सूद कम हो जाती है, 12% से कम होकर 8% हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है जी, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट चला जाएगा। हमारी जो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, पहले अगर 30 करोड़ की हो रही थी, अब 40 करोड़ की हो जाएगी, और उसी जो हमारे गिरे हुए शरह सूद के ऊपर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो ई प्राइम के ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, अगर फ़र्ज़ करें कि इस तरह होता है कि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम ही कम या ज़्यादा हो जाती है, इसका कर्व भी ऊपर या नीचे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, लाइक देखिए, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल अगर बढ़ जाती है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। तो उसी 12% शरह सूद के ऊपर ई डबल प्राइम के ऊपर। ओके, फोर्थ ईयर, यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट मेंशन नहीं किया गया। वो पॉइंट क्या नहीं मेंशन किया गया, देखें, जहाँ पर शरह सूद 8% है और उसी पुराने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 40%, जहाँ पर 40 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हो जाती है, तो वो हमारे पास ई डबल प्राइम एक पॉइंट बन जाएगा। पुराना मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का कर्व है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% हो गया है, पहले 12% था, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारे पास बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का कर्व अगर अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाता है, सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम अगर कम या ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से भी इक्विलिब्रियम लेवल चेंज हो जाता है, ठीक हो जाता है। उसी शरह सूद के ऊपर अगर देखें मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल बढ़ गया है तो हमारा जो नया इक्विलिब्रियम है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और सरमायाकारी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम कह सकते हैं बेसिकली हम क्या नतीजा क्या निकाल सकते हैं, इस सारी डिस्कशन से हम निकाल सकते हैं नतीजा दैट द ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कैन बी डिटर्मिन्ड विद द हेल्प ऑफ बोथ द फैक्टर्स इन्वेस्टमेंट एंड द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। सरमायाकारी की म्यारी सतह का तयन दोनों अवामिल कर रहे होते हैं, सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम और शरह सूद। अगर सरमाए की इस्तेदाद मुख्ततम में तब्दीली होगी वो भी सरमायाकारी की सतह को मुतासर करेगी, और अगर शरह सूद में तब्दीली होगी वो भी सरमायाकारी की म्यारी सतह को मुतय्यन करेगी।
अच्छा, हमने अभी पिछले जो 2 टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ताल्लुक़ वाज़े करने की कोशिश कर रहे हैं शरह सूद और सरमायाकारी के दरमियान। और जनरली अगर हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि शरह सूद और सरमायाकारी के दरमियान बहुत वाज़े ताल्लुक़ पाया जाता है, और हम ये ताल्लुक़ इससे निकाल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं, ये देखें, हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट एज सून एज the rate of interest will change, it will cause a change in the level of investment। ठीक है, सरमायाकारी शरह सूद के ऊपर इन्हिसार रखती है। फंक्शन होने का ये मतलब है, सरमायाकारी शरह सूद के ऊपर इन्हिसार रखती है। शरह सूद का मयार अगर तब्दील होगा तो उसकी वजह से सरमायाकारी का मयार भी तब्दील हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर केन्स ने तो इस बात के ऊपर उसका फर्म बिलीव था, उसका पक्का मानना था और उसने अपनी सारी स्टडीज़ के अंदर इस बात को वाज़ेह किया कि सरमायाकारी का इन्हिसार शरह सूद के ऊपर ही होता है। उसने बाकी सारे अवामिल को सेकेंडरी ले लिया, बाकी सारे अवामिल को उसने सानवी हैसियत दी डॉक्टर केन्स ने अपनी सारी एम्पिरिकल स्टडीज़ के ऊपर, और उसने कहा कि सरमायाकारी और शरह सूद के दरमियान जो है वो तफ़ाइली रिश्ता पाया जाता है। लेकिन जदीद माहिरीन मुआशियात इस जो मॉडर्न इकनॉमिक्स है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट आता है कि सरमायाकारी बेशक शरह सूद से मुतासर होती है, लेकिन उसके अलावा और भी कई अवामिल हैं जो कि शरह सूद को जो कि सरमायाकारी की सतह को मुतय्यन कर रहे होते हैं। यानी फ़र्ज़ करें कि लोगों की कारोबारी लोगों की मुस्तक़बिल के बारे में तवक्कुआत अगर बेहतर होती हैं, उनको बेहतर नज़र आती हैं अपने मुनाफे के हालात मुस्तक़बिल में, तो वो सरमायाकारी को बढ़ा देते हैं। फ़नून पैदाइश, तरीक़ा पैदाइश के अगर प्रोडक्शन मेथडोलॉजीज़ चेंज हो जाती हैं, पहले लेबर इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया जाता था और अब कैपिटल इंटेंसिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज़ किया जाता है, तो फिर भी एकदम से लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से जो गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी या हुकूमत की मालियाती पॉलिसी, हम पहले कई दफ़ा ज़िक्र कर चुके हैं कि गवर्नमेंट्स फिस्कल पॉलिसी और यह मालियाती पॉलिसी क्या होती है। दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन। ठीक है, अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी, टैक्सों की शरह में इजाफा हो जाएगा तो सरमायाकारी की शरह कम हो जाएगी, और अगर टैक्सों की शरह कम हो जाएगी तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाता है। तो ये सारे अवामिल हैं। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, प्रैक्टिकल इकनॉमिक्स के अंदर देखा जाए, बेशक शरह सूद एक बहुत अहम आमिल है जो कि मुतासर कर सकता है सरमायाकारी की सतह को, लेकिन जदीद माहिरीन मुआशियात का ये कहना है कि शरह सूद के अलावा और भी बहुत सारे अवामिल हैं जो कि सरमायाकारी की सतह को मुतासर कर सकते हैं। जदीद माहिरीन मुआशियात ने तो कई दफ़ा ये भी कहा कि सरमायाकारी का कोई ताल्लुक़ ही नहीं है शरह सूद से। इसके लिए उन्होंने क्या वजूहात दी? उन्होंने कहा कि आजकल मॉडर्नाइजेशन है और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कॉलोनीज़ बन चुकी हैं ममालिक के अंदर, सनती लिहाज से बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुके हैं ममालिक, तो इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा अगर शेयर होल्डर्स हैं, बहुत ज़्यादा अफराद सरमाए को शेयर कर रहे हैं या कंपनियां हैं वो सरमाए में हिस्सा डाल रही हैं, तो फिर सरमायाकारी करने वाले इदारों को या अफराद को ज़रूरत ही नहीं कि वो कहीं से सरमाया उधार लेंगे। अगर वो सरमाया उधार नहीं लेंगे कि उनको शरह सूद अदा करने का भी कोई मसला नहीं होगा। उसके अलावा ये भी जदीद माहिरीन मुआशियात ने कहा कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तकनीकी तब्दीलियाँ हो रही हैं, नई नई ईजादात हो रही हैं। एक मशीन जल्द ही पुरानी हो जाती है, इसलिए सरमायाकार किसी अशिया की सरमायाकारी पर की गई सरमायाकारी को बहुत थोड़े अरसे में ही पूरा करने के मतमन्नी होते हैं। उनको पता है किसी भी वक्त मशीन ख़राब हो जाएगी, तो वो बहुत लंबे अरसे तक इन्वेस्टमेंट प्लान्स नहीं बनाते हैं, जल्द ही वो नई सरमायाकारी करने की तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो इस तरह से उनके लिए इम्पोर्टेंस नहीं रहती कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को अपनी अदायगियों का एक हिस्सा बनाएं। एच हिंसन कहते हैं कि हिंसन के मुताबिक सरमायाकारी की तलब का ख़त सूद की पस्त शरों के ऊपर
तो निस्बतन बलिहाज सूद गैर लचकदार होता है, ठीक है, कि सरमायाकारी की तलब का ख़त एट द लोअर लेवल ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन इलास्टिक होता है towards the investment, but at the higher level of the rate of interest, investment is elastic towards the rate of interest. कम शरह सूद है तो वो सरमायाकारी की सतह को मुतय्यन नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़्यादा शरह सूद है तो वो उसको मुतासर कर रहा होगा। लेकिन अगर हम इस सारी स्टडीज़ को देखना चाहें, हम इस टॉपिक के अंदर क्या देखना चाह रहे थे कि शरह सूद की क्या अहमियत है सरमायाकारी को मुतय्यन करते वक्त, तो हम कह सकते हैं कि मॉडर्न इकनॉमिक्स के अंदर शरह सूद की अहमियत कम ज़रूर हो गई है, सरमायाकारी के लिए बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। हम नहीं कह सकते कि शरह सूद सरमायाकारी को बिल्कुल मुतासर नहीं कर सकती, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते, अगर हम जदीद एम्पिरिकल स्टडीज़ को देखें तो हम ये भी बिल्कुल नहीं कह सकते कि मुकम्मल तौर पर सिर्फ शरह सूद के ऊपर ही सरमायाकारी का इन्हिसार है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि सरमायाकारी को मुतासर कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक यहीं तक ही है। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।